तो देखिए हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट डे फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस के फाइनल अकाउंट के रिगार्डिंग। I told you there are three types of final account. There are three types of final account. First is trading account. Second is profit and loss account. And third is balance sheet. Okay. मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का जो आउटपुट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो क्या होगा। तो बताइए क्या आंसर होगा आपका। ट्रेडिंग अकाउंट का आउटपुट क्या होगा, उसका डिफरेंस किस नाम से लिखा जाएगा। आई मीन व्हाट इज द एम टू मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो एम होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एम होता है। ओके, बट ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का एम हुआ। पी&एल अकाउंट बनाने का जो मोटिव है, एम है, वो क्या होगा। पी&एल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, व्हाट इज इट टू मेक पी&एल अकाउंट। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नेट प्रॉफिट और लॉस, ये भी क्या हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, ग्रॉस एंड लॉस। तो यहां पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और बैलेंस शीट का एम क्या होता है, बैलेंस शीट का आउटपुट कभी भी नहीं आता है। बैलेंस शीट का आउटपुट एंड डिफरेंस कभी भी नहीं आता है। तो फिर बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, टू नो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लास्ट डे में यस्टरडे मैं डिस्कस कर रहा था एक्सपेंसेस। किसके रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा था मैं, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग मैं डिस्कस कर रहा था। और मैंने आपको बताया था, और आप बताइए कि मैंने आपको क्या बताया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट इज रेवेन्यू नेचर expenses. Then what's the next? Next is capitalize nature expenses. फर्स्ट क्या है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस है, और सेकंड कौन सा है, कैपिटलाइज नेचर एक्सपेंस। इज दिस क्लियर। फिर मैंने कहा था व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज्ड नेचर एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा था कि इसके दो पॉइंट और इसके टू पॉइंट्स है जो हमारी हेल्प करते हैं। तो हम 3 में कवर कर लेते हैं इसको, जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा और कौन सा कैपिटलाइज्ड नेचर का एक्सपेंस होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये रिपीट नेचर का होता है। रिपीट नेचर का कौन सा होता है, अगेन एंड अगेन कौन सा एक्सपेंस पे करना होता है, वो होता है रेवेन्यू। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो अगेन एंड अगेन पे करना होता है, रिपीट करते हैं, इसको बार-बार पे करते हैं, वो कौन सा होता है, रेवेन्यू। ये फर्स्ट होता है। मैंने कल आप एक्सप्लेन कर दिया था, मैं आज में रिवीजन कर रहा हूं। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि इसका जो यूज जो होता है वो इसके लिए है ओनली 1 ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर तक ही इसका एडवांटेज मिलता है, 1 ईयर तक ही हमें इसका एडवांटेज मिलता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मिलता है। आगे बात समझ में, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मिलता है। और इसी में कह सकते हैं कि इसका एडवांटेज कब तक मिलता है, शॉर्ट टाइम।
किस टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम। तो फर्स्ट है रिपीट नेचर, 1 ईयर के लिए इसका एडवांटेज मिलता है और ये शॉर्ट टाइम होता है। बट इसका रिवर्स कर दे तो एक्सपेंस कौन सा बच जाएगा? तो लेट लेते हैं इसके एग्जांपल लेते हैं, लाइक सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। लेकिन हम इसकी बात करें उसमें क्या होगा? नोट रिपीट, ये रिपीट नहीं होता। नोट रिपीट, ये रिपीट नहीं होता, बार बार एक्सपेंस पे नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? मोर देन 1 ईयर। इसका जो एडवांटेज मिलता है वो हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है। कब तक मिलता है? मोर देन 1 ईयर हमें इसका एडवांटेज मिलता है, ठीक है। इसलिए जब मोर देन 1 ईयर है तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम। इसका जो एडवांटेज मिलता है वो लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे मैं बिल्डिंग परचेज कर लूं, सपोज मैं फर्नीचर परचेज कर लो, कंप्यूटर परचेज कर लो, मशीनरी परचेज कर लो, तो ये सब क्या है? इनका एडवांटेज हमें 1 ईयर के लिए नहीं मिलता है, इनका फायदा 1 साल के लिए नहीं मिलता है, इनका फायदा हमें कई वर्षों तक मिल जाता है। तो क्या ये बात वापस आप रिवाइज हो गई? आपके समझ में आ गई है? इनके डिफरेंस समझ गए आप दोनों में? रिप्लाई सभी फास्ट किया करो। ठीक है, ओके आगे बात करते हैं। मैं 3-4 पॉइंट और बता दूं। नेक्स्ट क्या है कि लेबर नेचर के एक्सपेंस है उनको हम किस में शो करते हैं, और कैपिटलाइज नेचर के एक्सपेंस को हम किस में शो करते हैं, किस में लिखते हैं? तो आपका आंसर होगा कि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को ऑलवेज हम या तो किस में लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, या हम लिखेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेबर नेचर के एक्सपेंस जो है वो ऑलवेज या तो किसमें इसको इंडिकेट करना है, शो करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, या किसमें शो करना है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको शो कर सकते हैं। बट कैपिटल एक्सपेंस है वो केवल कहां आते हैं? वो आते हैं बैलेंस शीट में। क्या ये बात भी समझ में आ गई आपके कि जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है वो किसमें हम लोग शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, अदरवाइज इंटर अकाउंट। बट कैपिटलाइज नेचर जो एक्सपेंस है उनको ऑलवेज हम किसमें लिखेंगे? उसको लिखेंगे बैलेंस शीट में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या ये बात आपके प्रॉपर वे में समझ में आ गई है? वेरी गुड। आगे बात करते हैं किस तरह से हमें इसको करना है। अब देखिए इतना बताने के बाद अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या है? तो यही चल रहा है, इसी में क्या है कि कैपिटलाइज नेचर एक्सपेंसेस के कोई पार्ट नहीं होते हैं, ये अपने आप में ओनली सिंगल टाइप का होता है। बट रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेकंड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंस है उनको कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इन 2 पार्ट में फर्स्ट जो पार्ट है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेकंड जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? अब हमारे सामने फिर से बात आ गई कि सर ये तो समझ में आ गया कि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस कौन से होते हैं, कैपिटल के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, किसे कहते हैं। बट अब क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। हिंदी में इसको कहें कौन कहेंगे? प्रत्यक्ष
व्यय, और इसको हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, उसको मैं समझाने के लिए डायग्राम आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे ये है अपना बिजनेस, ये अपना क्या है, बिजनेस है, और बिजनेस के भी दो पार्ट में करते हैं। एक हमने बना रखा है गोडाउन, क्या बना रखा है, गोडाउन, और ये है अपनी शॉप। ये तो क्या है, गोडाउन है, ये अपनी शॉप है। ठीक है, अब क्या होता है, हमें अपने गोडाउन में, शॉप में हम अपना गुड्स रखते हैं। अपना एम क्या है, अपना एम है सेल करना। अपना जो एम है वो क्या है, जो भी गुड्स गोडाउन में आएगा तो गोडाउन से कुछ को किस में डाल देंगे, शॉप में डालेंगे। जब भी सेल करना होगा हम गोडाउन से लाएंगे, कहां पर, शॉप में, और शॉप से हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, सेल किसको करेंगे, कस्टमर को करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? अब देखिए, हमें कुछ सेल करना है या हमें गोदाम में हमें कुछ लाना है, तो उसके लिए हमें परचेज भी तो करना पड़ेगा। बिना परचेज किए आप गुड्स कहां से लाओगे? आई बात समझ में? तो देख क्या होता है, अब गुड्स को कहां लाना है आपको, गोडाउन में आएगा। कंपनी ये भी कर सकती है या फर्म ये भी कर सकती है, गोडाउन मेंटेन ना करे। जब शॉप बड़ी होती है तो उसी शॉप में क्या है, बैक साइड में गोडाउन बना देते हैं और फ्रंट साइड में अपना काम करते रहते हैं, बिजनेस चलाते रहते हैं। तो दोनों जरूरी नहीं है कि गोडाउन और शॉप दोनों हो, केवल शॉप भी हो सकती है। तो शॉप में या गोडाउन रखे तो गोडाउन में गुड्स कहां से आएगा, तो दो ऑप्शन है, या तो हम लोग क्या करें, या तो हम करेंगे परचेज करके लाएंगे, और परचेज करके कहां पहुंचा देंगे, गोडाउन में लाएंगे। या हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। या तो हम खुद बना के बेचेंगे, या हम बना बनाया परचेज करेंगे। और परचेज करने के बाद उसको या बनाने के बाद या परचेज करने के बाद कहां लेके जाएंगे, गोडाउन में लेके जाएंगे। गोडाउन से शॉप में लेके जाएंगे, और शॉप के बाद हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो आप ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए आप, गुड्स को परचेज करने से लेकर या बनाने से लेकर कहां तक पहुंचा रहे हैं, गोदाम या शॉप। तो यहां से यहां तक जो एक्सपेंस हो रहा है वो तो ऑलवेज कौन से नेचर का एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट नेचर का। तो गुड्स को गोडाउन में लाने के लिए चाहे बना के लाए या परचेज करके लाए, ठीक है, तो बना के लाने के लिए या परचेज करने के लिए और कहां तक लाने के लिए, गोडाउन में शॉप तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे, दिख रहा है सबको, क्या सबको दिख रहा है, क्या अब सबको प्रॉपर्ली दिख रहा है? ठीक है, तो आप सुनिए, ये हमारा सेंटर है, हमारी शॉप, जिसके लिए हमने ये बिजनेस किया था कि हमें शॉप करनी है। अब शॉप में हम क्या करते हैं, ओनली शॉप करते हैं, गोडाउन रखते नहीं। जैसे जैसे नीड होगी हम या तो परचेज कर लेंगे या हम बना लेंगे। ठीक है, या हम सोचेंगे नहीं पहले गोडाउन लाएंगे फिर हम बेचेंगे, कैसे भी कर लो। तो देख क्या होता है, गुड्स को परचेज करने से लेकर गोडाउन या शॉप तक पहुंचाने के लिए, या बनाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग करने से लेकर गोडाउन में या शॉप तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे, जो एक्सपेंसेस कौन से नेचर के होंगे, तो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। क्या अब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गए हैं? क्या अब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गए? सभी अप्लाई किया। हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि गुड्स कहां लाना है, गोदाम में या फिर शॉप में, गोदाम में या शॉप में लाए, कैसे भी परचेज करके लाए या बना के लाए। तो यहां तक गुड्स को पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस करना होगा वो सारा एक्सपेंसेस हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहेंगे उसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम उसको कहेंगे।
अब गोडाउन में आ गया, शॉप में आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है। तो उस गोडाउन में आने के बाद, गुड्स के गोडाउन में आने के बाद जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे उन एक्सपेंस को कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? मैं एग्जांपल भी दूंगा कि कौन कौन से डायरेक्ट होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंस इनडायरेक्ट होते हैं। अभी तो मैं केवल डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझ गए हो इस डायग्राम के बेस पे। इस डायग्राम के बेस पे, इस मैप के बाद जो आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ गए हो। दुकान में गोदाम तक लाने के लिए जो खर्चे होंगे वो तो कौन से होंगे, डायरेक्ट। लेकिन दुकान में एक बार गुड्स आ गया है, उसके बाद कोई भी एक्सपेंस होगा वो होगा इनडायरेक्ट। तो ध्यान देना, गुड्स को परचेज करने या मैन्युफैक्चरिंग से लेकर गोदाम में पहुंचाने तक ही जो एक्सपेंस होंगे सारे कौन से होंगे। जैसे आप पहुंच गया, ये इसका गेट है और गेट के पास पहुंच गए, यहाँ पहुंच गया डायरेक्ट। आने, अब अंदर आ गया, गुड्स अंदर आ गया, अंदर आने के बाद जो भी खर्चे करोगे वो कौन से होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। अब मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है डायरेक्ट के अंदर, एक तो आता है वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। मतलब गुड्स हेवी है, वजन है, तो हम क्या करेंगे, मजदूर बुलाएंगे और क्या बोलेंगे, भैया गुड्स को आप कहाँ रखो, हमारे गोदाम में रख दो या हमारे दुकान में रख दो। हम भी देखते हैं कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है, कोई दुकान वाला है, तो उसको चीनी के बैग्स आते हैं जो बड़े होते हैं, 100 kg के होते हैं, शॉपकीपर खुद नहीं उठाता है, वो मजदूर बुलाता है, लेबर बुलाता है, उसको बताइए आप हमारी दुकान में दो, हम आपको पैसे देंगे। तो दुकान में रखने के लिए, दुकान में लाने के लिए ही तो मजदूर ला रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में आएगा। क्या आपके पास समझ आ गई? इसके बाकी एक्सपेंस को ऊपर बता रहा हूं यहाँ से। और क्या हो सकता है, कैरीज। कैरीज यानी हम बोलते हैं इसको भाड़ा। गुड्स लाएंगे तो किसी गाड़ी में तो लेके आएंगे, किसी गाड़ी में लोड करके फिर हम उसको अपने पास लेके आएंगे। लोड क्यों किया, क्योंकि गुड्स कहाँ लाना है, गोडाउन में। बिना लोड किए गुड्स गोदाम नहीं आ सकता। गुड्स के पैर तो होते नहीं कि अपने आप चल के आ जाए, हमें लाना पड़ेगा, किसी गाड़ी में किसी में भी लाना पड़ेगा। तो कैरिज भी कौन सा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सेट्रा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको देखना होगा, समझना होगा कि हाँ ये एक्सपेंस तो इससे पहले हो रहा है, डिपार्टमेंट से पहले हो रहा है, आपको समझना है पहले हो रहा है तो डायरेक्ट आपको लगेगा नहीं कि पहले तो नहीं होता, ये बाद में होता है तो वो हो जाएगा बाद वाले में कौन से। इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, इधर बता रहा हूँ। एक तो क्या हो सकता है, रेंट, सेल। अब रेंट है, आपने दुकान किराए में रखी है, वो हमेशा इनडायरेक्ट होगा। क्यों, गुड्स आए या ना आए, आपने शॉप किराए पे ले रखी है ना, क्यों ले रखी है, तो वहां से आपको सेल करना है। तो वो जो एक्सपेंस है, रेंट जो है, ऑलवेज इनडायरेक्ट होगा। ऐसे सैलरी, ठीक है, सैलरी किसको, दुकान में जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो बेचने के लिए सामान को तोल के दे रहे हैं, वो भी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बेचना है, लाना आ तो चुका है, गुड्स तो पहले ही आ चुका है, अब हमें करना क्या है, सेल करना है। ठीक है, तो बाकी सारे एक्सपेंस जो आपको लगता है कि दुकान में आने के बाद होंगे वो कौन से हो जाएंगे, इनडायरेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि विज्ञापन हम कब करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कब करते हैं, जब कुछ हमारे पास आता है तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसको बेचना है। लाने के लिए कभी भी कोई भी एडवर्टाइज नहीं होता है। मैं दुकान स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ लाने के लिए ऐड करूँ, क्या मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा, लाने के लिए क्या ऐड होता है, ऐड तो कुछ को सेल करने के लिए होता है। ओके, सिंपली हम बात करें तो गुड्स को इन करने के लिए जो एक्सपेंस होंगे, गुड्स को इन करने के लिए जो एक्सपेंस होंगे वो कौन से होंगे, डायरेक्ट।
और गुड्स को आउट करने के पर्पस से जो एक्सपेंस होंगे वो कौन से होंगे? इनडायरेक्ट। क्या आप समझ में आ गया आपके? गुड्स को शॉप में इन करने के पर्पस से जो गुड्स एक्सपेंस होंगे वो कौन से होंगे? डायरेक्ट। और गुड्स को आउट करने के पर्पस से जो एक्सपेंस होंगे वो कौन से होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। आपको भी लैंग्वेज भी बना के लिखनी है, मुझे समझा तो इसको लिखना है और एज अ मेन भी इसको लिखना है। तो मैंने आपके सामने बनाया है, आप इसका भी यूज करोगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर बात करें डेफिनेशन की, पहले ये बताता हूं कि ऐसे खर्चे जो माल को गोडाउन में या दुकान में लाने तक के लिए किए जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और इसकी बात करूं तो ऐसे एक्सपेंसेस जो माल के गोदाम में आने के बाद या दुकान में आने के बाद विक्रय करने के पर्पज से किए जाते हैं वो कौन से होंगे? डायरेक्ट। which expenses are related to which goods are related to goods sent to the godown। कहां तक सेंड करना? सो गोडाउन तक सेंड करना और सो that is known as direct expenses। and sales purpose, which expenses are spent for sales purpose, which expenses are spent for sales purpose is known as इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या अब आपके इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई है? क्या आपके इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई है जो जस्ट अभी आपको मैंने बताई है? मैंने पूरा समझाया है, समझाने के बाद डेफिनेशन देना स्टार्ट किया है। ओके, आगे बात करते हैं। इसको इरेज कर दूं। अब हम बात करेंगे कि जो फाइनल अकाउंट है उनका फॉर्मेट क्या होता है। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। और इसके नीचे लिखना है ऑलवेज आपको फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि हमने कहा था कि फाइनल अकाउंट ईयर के एंड में बनाया जाता है, तो जो भी हमारी डेट होगी वो डेट यहां मेंशन की जाएगी। ठीक है, और फिर हम एज यूजुअल अकाउंट लिखा हुआ है, टू पार्ट्स होंगे। इधर का पार्ट डेबिट साइड होगा और इधर का पार्ट क्रेडिट साइड होगा। 50% पार्ट जो है वो डेबिट साइड का होगा और 50% पार्ट जो है वो क्रेडिट साइड का होगा। कॉलम क्या होगा? ओनली 2 कॉलम्स होंगे एवरी साइड के। सबसे पहले क्या होगा? पर्टिकुलर्स, और एक यहां पे आ जाएगा आपका अमाउंट का। यहां भी सेम नहीं है, पर्टिकुलर्स और यहां पे अमाउंट। इस तरह से ये आपका अकाउंट का फॉर्मेट बना है। कौन सा अकाउंट का? फर्स्ट अकाउंट का। ध्यान रखना, अब तक जो हमने अकाउंट बनाए हैं उनमें हम लोग डेट का कॉलम बनाते थे, जेएफ का कॉलम भी बनाते थे, बट फाइनल अकाउंट में कभी भी डेट का कॉलम नहीं बनाते हैं। और नहीं बनाने का इसलिए है क्योंकि डेट एक होती है और वो कौन सी होती है? एंड ऑफ द ईयर, वर्ष की लास्ट डेट कौन सी होती है इसलिए हम उसको पहले से ही टॉप पे लिख देते हैं। इसलिए इसमें कभी भी हमें डेट का कॉलम नहीं बनाना होता है। तो आपके आई थिंक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपके समझ में आ गया होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था हमें रुपीज का साइन बनाना है क्योंकि हम इंडियन अकाउंटिंग कर रहे हैं और इंडिया में अमाउंट को क्या बोलते हैं?
इस रूटीन के साइन से हम उसको इंडिकेट करते हैं। अब फॉर्मेट की बात तो हो गई, लेकिन इसमें हम क्या क्या लिखेंगे अब हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, देखिए एक सीक्वेंस है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले हमें यूज करना है टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक। कौन सी साइड में, डीआर साइड में। ऑलवेज जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक सर्च करना होगा, फिर उसमें यहां पर लिखना होगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें क्या लिखना होगा, ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लिखेंगे परचेज। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम क्या लिखेंगे, परचेज। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक के सामने मैंने डॉट लाइन नहीं बनाई है, यहां बनाता हूं उसको, और परचेज में मैंने डॉट लाइन अंदर बना दी। क्यों डॉट लाइन अंदर लिखने का मतलब, जब भी हमें कुछ एड्रेस करना है किसी भी अमाउंट पे तो पहले इसको यहां लिखेंगे। तो परचेज में जनरली एड्रेस होता है, क्या एड्रेस होता है, क्या लेस होता है बताता हूं मैं। तो परचेज में जनरली लेस होता है, तो क्या होता है, लेस होता है। क्या लेस होता है, मैं यहां लिख देता हूं, परचेज रिटर्न। परचेज में से क्या लेस करें, परचेज रिटर्न। तो बाकी जो अमाउंट आएगा उसको हम यहां लिख दूंगा। और सपोज परचेज रिटर्न है ही नहीं तो ये परचेज अमाउंट सीधा हमें आउटर कॉलम में शो करना है। इसको बोलते हैं इनर कॉलम, क्या होता है आउटर कॉलम। जो मेन कॉलम बना रहे हैं उसको हम आउटर कॉलम बोलते हैं। तो जब किसी को एड्रेस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है, बट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है तो इनर कॉलम में। तो परचेज में से क्या लेस करते हैं, परचेज रिटर्न लेस करते हैं। और केवल परचेज रिटर्न ही लेस नहीं करते हैं, मैं कुछ और बताता हूं। मैंने पहले भी बताया गुड्स को सेल करने के अलावा, अदर देन सेल्स, अपना गुड्स किसी भी रीजन से कम होता है तो उसे ऑलवेज परचेज में से इंक्रीज करते हैं। आई रिपीट, अपना गुड्स सेल्स करने के अलावा अदर देन सेल्स किसी भी तरीके से कम हो जाता है तो हम उसको यही प्लेस करते हैं। जैसे परचेज रिटर्न लिख दिया, लॉस बाय 5 हो गया, निजी उपयोग ड्राइंग्स हो गया, डोनेशन दे दिया एज ए गुड्स। गुड्स कम तो हो जाए ना, बेचा भी है ऐसे कम हो गया, वो यहाँ ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पर रखना डीआर साइड में ऑलवेज हमें क्या लिखने होते हैं, डीआर साइड में ऑलवेज हमें एक्सपेंस लिखने होंगे। बट ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आएंगे, याद रखना कौन से आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलवेज कौन से एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट। तो आप वो सिर्फ डायरेक्ट नाम दें, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई रिपीट, फिर से समझाता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में लिखे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में लिखे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके पार्ट है मुझे बताइए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके पार्ट है बताइए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है, रेगुलर नेचर एक्सपेंसेस के पार्ट है। और मैंने कहा था रेगुलर नेचर एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेगुलर नेचर के एक्सपेंस हैं। और मैंने कहा था रेगुलर नेचर के एक्सपेंस को कहां लिखते हैं, या तो ट्रेडिंग में या पी&एल में। या मैंने क्यों लगाया, इसमें वैल्यू डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में लिखो, इनडायरेक्ट है तो आप इसे पी&एल अकाउंट लिखो। तो फिर कैपिटलाइज एक्सपेंसेस किस में लिखते हैं, कैपिटलाइज एक्सपेंसेस किस में लिखते हैं बताइए। कैपिटलाइज एक्सपेंसेस किस में लिखते हैं, ये भी मैंने रिसेंटली आपको बताया था। वेरी गुड। कैपिटलाइज एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में लिखते हैं, यू ऑलवेज याद रखना। ये शायद मैंने कंप्लीट कर दी है, इसमें इतने ही आते हैं। हाँ, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए नेम होंगे ना, जैसे वेजेस तो 2 वेजेस लिखी थी हमने, तो यहाँ एक साथ लिख दिया। और किसी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम दिया गया है तो हम नाम ही लिखेंगे, सैलरी, सॉरी वेजेस, कार्टेज एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी। अब सीआर साइड में क्या आता है, तो सीआर साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है बाय
सेल्स, और सेल्स का अमाउंट बन जाता है, और इसमें क्या करते हैं हम लिस्ट करते हैं सेल्स रिटर्न, और फिर इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और एक आता है इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इस तरफ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ आएगा। इतनी ही चीजें ट्रेडिंग अकाउंट लिखनी है, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डीआर साइड में क्या क्या हम शो करते हैं और सीआर साइड में क्या क्या शो करते हैं। अब जब इसका डिफरेंस निकालेंगे, इस तरफ में नोट करेंगे, इस साइड का नोट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस इस तरफ आता है। सीआर साइड में क्या क्या है, मैं ये बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डीआर साइड में क्या आता है एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर साइड में क्या आता है इनकम। इधर का टोटल क्या हो, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, डिफरेंस लिखा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहां लिखिए लोग बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं। और सपोज एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस यानी ये साइड ज्यादा है, ये कम है, उस केस में डिफरेंस किस नाम से आएगा, ग्रॉस लॉस के नाम से। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, और इसके नीचे भी क्या लिखना है, बैलेंसिंग फिगर लिखना। फिर एक लाइन और आएगी यहाँ पे कि ग्रॉस प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर होता है, लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट, और इस तरह से हम इसको यहाँ पर फिर क्लोज कर देंगे। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। क्या सबके फॉर्मेट समझ में आ गया? आज आप इसको घर पे प्रॉपर्ली समझना कि डीआर साइड में क्या आते हैं, सीआर साइड में क्या आते हैं। डीआर साइड में तीन क्लास दिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो डिफरेंस है। सीआर साइड में दो ही है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या आपकी बात समझ में आ गई सबकी? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्या सबके समझ में आ गया है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही। आप इस पूरे को आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और इसको समझना भी है। कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।